हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वर्तनी वर्तनी किसे कहते हैं? किसी अक्षर को। अंग्रेजी में वर्तनी को हम स्पेलिंग कहते हैं, हिंदी में शब्द कहते हैं। किसी भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने हेतु वर्तनी की एक रूपता स्थापित की जाती है। जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं की ध्वनियों को ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होगी, उस भाषा की वर्तनी उतनी ही समर्थ होगी। अतः वर्तनी का सीधा संबंध दोस्तों भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। जब भी हम कुछ भी बोलते हैं, उच्चारण के ऊपर हमारा वर्तनी निर्भर करती है। यानी कि हम यदि शब्द का उच्चारण सही तरीके से करते हैं तो लिखते वक्त हम उस शब्द को सही लिखेंगे। वर्तनी शब्द एवं वाक्य शुद्धिकरण, आज के अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। अधिकतर होता है कि जब हम लिखते हैं, हम शब्दों की स्पेलिंग को गलत लिख देते हैं या फिर बोलते वक्त उच्चारण हम उसका गलत करते हैं, प्रोनाउंसिएशन गलत होने की वजह से। और कई लोगों का क्या होता है कि उच्चारण गलत होता है, इसलिए वो स्पेलिंग भी गलत लिख देते हैं। दोनों ही बातें हैं, लेकिन उन सब से हम बच सकते हैं यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। तो जो हिंदी भाषा में है, जो आप लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक होती है, गलतियां होती हैं लिखते वक्त, उनसे आप थोड़ी कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो बच सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं वो कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर हम हिंदी भाषा की जो शब्दों की अशुद्धियां हैं या वाक्यों की अशुद्धियां हैं, उनसे बच सकते हैं। सबसे पहले हमें वर्तनी की परिभाषा जाननी होगी। किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के क्रम को हम वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। दोस्तों, ये तो हुई वर्तनी की परिभाषा। मैंने आपको बताया था कि हम कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम शुद्ध वर्तनी लिख सकते हैं। उसी के हम नियम देखते हैं। हिंदी में विभक्ति चिन्ह सर्वनामों के अलावा शेष सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। विभक्ति चिन्ह पता है, का, के, की, ना, ये सब विभक्ति चिन्ह है। इन पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब जैसे मोहन ने पुत्र को कहा, इसमें ने विभक्ति चिन्ह है। श्याम को रुपए दो, इसमें को विभक्ति चिन्ह है। परंतु सर्वनाम के विभक्ति चिन्ह हो तो उसे सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाना चाहिए। जैसे सर्वनाम के विभक्ति चिन्ह सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखेंगे। जैसे अब सर्वनाम हुआ उस और विभक्ति चिन्ह है ने। उसने, हमने, मुझ में, किस लिए, आपको, उसको, किससे, किसने आदि। सर्वनाम के साथ यदि दो विभक्ति चिन्ह हो तब पहला विभक्ति चिन्ह सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाएगा। यानी कि यदि एक सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह आते हैं तो उसमें जो पहला विभक्ति चिन्ह है उसे तो हम सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखेंगे, और जो दूसरा विभक्ति चिन्ह होगा उसको हम अलग से लिखेंगे। कैसे? अब जैसे आप सर्वनाम है, के विभक्ति चिन्ह है, उसके साथ में हमें लिखना है लिए भी, तो हम लिखेंगे आपके, के को आपके साथ मिला देंगे और लिए अलग से लिख देंगे, तो बन गया आपके लिए, उसके लिए, इनमें से, आप में से, हम में से आदि। सर्वनाम और उसकी विभक्ति के बीच ही अथवा तक आदि अव्यय हो तो विभक्ति सर्वनाम से अलग लिखी जाएगी। जैसे आप ही के लिए, ही को आपके साथ नहीं मिला सकते। आप तक को भी आप आपके साथ मिलाकर नहीं लिख सकते। मुझ तक तो, इसमें भी यही आपको करना होगा। और जैसे उस ही के लिए आदि। अगला नियम देखते हैं। संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाओं को अलग अलग लिखा जाना चाहिए। कैसे? जैसे जाया करता है, जा सकते हैं आदि। अगला नियम देखिए। पूर्वकालिक प्रत्यय कर, जो पूर्वकालिक प्रत्यय है कर को क्रिया में मिलाकर लिखते हैं। जैसे हमने सोकर, मिलाकर, खाकर, अपनाकर आदि। यानी कि जो प्रत्यय है कर प्रत्यय, उसे क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है।
और जब हम द्वंद्व समास में पदों के बीच हमें योजन चिन्ह यानी कि हाइफन लगाना चाहिए। जैसे माता पिता है, राधा कृष्ण है, शिव पार्वती है, इनके बीच में हाइफन आएगा। तक और साथ आदि अव्ययों को पृथक लिखा जाना चाहिए, मतलब अलग अलग करके लिखा जाना चाहिए। जैसे मेरे साथ, हमारे साथ, यहाँ तक, अब तक आदि। जैसा तथा सा आदि सारूप्य वाचकों के पहले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे चाकू सा, तीखा सा, कन्हैया जैसा आदि। अंग्रेजी से हिंदी में आए जिन शब्दों में आधे ओ, अ एवं ओ के बीच की जो ध्वनि होती है ओ, उसका प्रयोग होता है, उसके ऊपर हमें अर्धचंद बिंदु लगानी चाहिए। जैसे बॉल, डॉक्टर, कॉलेज आदि। अ, उ एवं आ मात्रा वाले वर्णों के साथ अनुनासिक चिन्ह, अनुनासिक चिन्ह यानी कि चंद्र बिंदु, इस पर हम दोस्तों पहले चर्चा कर चुके हैं, को इसी चंद्र बिंदु के रूप में लिखना चाहिए। जैसे आंख, बायां, आंच, कांच, हाँ आदि। किंतु अन्य मात्राओं के साथ अनुनासिक चिन्ह को सिर्फ बिंदु के रूप में लिखा जाता है। जैसे नहीं, खींचना, दाएं, सिंचाई आदि। अब हम चलते हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां एवं उनमें सुधार। दोस्तों, उच्चारण दोष अथवा शब्द रचना और संधि के नियमों की जब जानकारी हमें पूरी नहीं होती तो सामान्यतः वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। इन अशुद्धियों के कारण क्या है उस पे भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले उच्चारण दोष। कई क्षेत्रों व भाषाओं में स, श, व, ब, न, अना आदि वर्णों में अर्थ भेद नहीं किया जाता तथा इनके स्थान पर एक ही वर्ण स, ब या न बोला जाता है। किंतु हिंदी में इन वर्णों की अलग अलग अर्थभेदक ध्वनियां हैं, अतः उच्चारण दोष के कारण इनके लेखक में अशुद्धि हो जाती है। अब जैसे शासन शब्द है, मैं उसको शासन बोलूंगी तो लिखूंगी शासन, इसी तरह से लिखूंगी, तो हमारा उच्चारण सही होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे जहां श एवं सा एक साथ प्रयुक्त होते हैं वहां हमेशा श पहले आएगा, सा उसके बाद। शासन नहीं होता, शासन होता है। प्रशंसा, शासक आदि। इसी प्रकार श एवं श षटकोण वाला एक साथ आने पर पहले श आएगा और फिर श आएगा। जैसे शोषण, शीर्षक, विशेष, शेष आदि। दोस्तों, ये हमेशा लागू होते हैं ये नियम, ध्यान से सुनना आपको। सा के स्थान पर सा हलंत वाला यानी कि आधा सा जो होता है उसके स्थान पर पूरा सा लिखने पर या सा के पहले किसी अक्षर का मेल करने पर हमेशा अशुद्धि हो जाती है। यानी कि यदि आप आधे सा से पहले आ या कोई भी शब्द लगा देंगे तो शब्द अशुद्ध हो जाएगा। अब जैसे स्नान है, उसके आगे आपने अ लगा दिया तो अस्नान हो गया, गलत हो गया, जबकि शुद्ध शब्द तो स्नान है। परस्पर, इसी तरह से और भी बहुत से शब्द हैं। देखिए मैंने अशुद्ध अशुद्ध दिए हैं। कोशिश, कोशिश। सीधा, सीधा। सभी, सभी। शोर, शोर। आराम, आराम। बवाल, बवाल। पाठशाला, पाठशाला। शब, शव। निपुण, निपुण। रामायण, रामायण। दोस्तों, बोलने से ही, उच्चारण के तरीके से ही पता चल जाता है कि शब्द गलत है, स्पेलिंग गलत है, इसे हमें सुधार करना है। तो सबसे पहले जब भी हिंदी भाषा लिखते हैं तो अपने उच्चारण को आपको देखना होगा, क्योंकि हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है, या जैसे लिखी जाती है वैसे ही ये बोली ही जाती है। अक्षर रचना की जानकारी का अभाव। देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजनों में दो व्यंजन मिलाकर लिखे जाते हैं, परंतु ज्यादातर इनके लिखने में गलतियां हो जाती हैं। जैसे अब आशीर्वाद को देखिए, आशीर्वाद लिख देते हैं कई लोग, जबकि शब्द है शुद्ध आशीर्वाद। अब हम बोलते तो निर्माण है लेकिन हमने लिख दिया निर्माण, और शब्द है हमारा निर्माण। पूर्ण स्थापना अशुद्ध हो गया, पूर्ण स्थापना इसको हम लिखेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे पूर्ण स्थापना।
और जबकि सही स्पेलिंग ये होगी पुनर्स्थापना। बोलने में ही फर्क आ गया। जब हम रा की ध्वनि लगाते हैं तो ज्यादातर ये गलती बच्चे करते हैं। बहुधा रा के प्रयोग में अशुद्धि होती ही है। जब ऐसे रा रेफ किसी अक्षर के ऊपर लगाया जाता है तो वह अक्षर से पहले पढ़ा जाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। ज्यादातर बच्चे इसमें ध्यान नहीं देते और शब्द का अनर्थ कर देते हैं। अब जैसे मैंने आशीर्वाद ही देख लीजिएगा कि रा मैंने तो पहले लगा दिया, आ के बाद रा लगाया हलंत करके, तो मेरा शब्द वो आशीर्वाद बन जाएगा, जबकि मुझे शा के बाद उसे यूज करना, प्रयोग में लाना है। विराम चिन्हों का प्रयोग ना होने पर भी अशुद्धि हो जाती है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मतलब हम सोचते हैं कि कोमा है, क्या जरूरी है लगाना, फुल पूर्ण विराम है, इसको हम क्यों लगाएं, क्या ध्यान देते हैं बच्चे, ज्यादातर ये गलतियां करते हैं। कोमा तो मैंने ज्यादातर बच्चों को देखा है कि लगाते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका कोई महत्व ही नहीं है। अब आप देखिए किस तरह से शब्द का अनर्थ हुआ। मैंने 2 सेंटेंस बोले, रोको, फिर मैंने बोला कोमा, मत जाने दो। रोको मत जाने दो, इसका मतलब हुआ रोको मत जाने दो से। और मैंने कहा रोको मत, फिर मैंने कोमा लगाया तो जाने दो, तो इसमें तो ना हो गया, उसमें मुझे उसे रोकने को बोला गया। तो देखा, एक कोमा से शब्द का कैसे अर्थ का अनर्थ हो गया। इन दोनों वाक्यों में अल्प विराम के स्थान पर परिवर्तन से अर्थ बिल्कुल उल्टा हो गया। यानी कि एक में तो हम कह रहे हैं कि रोको, उसको रोकना है, उसे जाने नहीं देना, और दूसरे में हम कह रहे हैं रोको मत, फिर हमने अल्प विराम लगाया और कह रहे हैं जाने दो, यानी कि उसको रोको मत, जाने दो। हो गया ना अर्थ का अनर्थ। तो दोस्तों जब भी आप लिखते हैं तो अल्प विराम, पूर्ण विराम, इन पर भी अपना विशेष ध्यान दीजिए। अब हम चलते हैं षटकोण वाला। केवल षट यानी कि 6 से बने कुछ शब्दों में या जैसे इसका प्रयोग होता है, कैसे, षटकोण, षड्यंत्र आदि के आदि में ही ये प्रारंभ में आता है। अन्य शब्दों के शुरू में शलगम वाला लिखा जाता है, जैसे कि शोषण, शेषनाग आदि। संयुक्त अक्षरों में टा वर्ग से पूर्व में हमेशा शा का प्रयोग होता है, चाहे मूल शब्द शा से बना हो, जैसे सृष्टि, नष्ट, अष्ट, कष्ट, कृष्ण, विष्णु आदि। अब आधा कौशा कक्ष, इसका प्रयोग सामान्यतः नक्शा, रिक्शा, नक्श आदि शब्दों में ही किया जाता है। बाकी के सभी शब्दों में श का प्रयोग किया जाता है, जैसे रक्षा, क्षमता, शिक्षा आदि। ज्ञा ध्वनि के उच्चारण हेतु अध, ग और या लिखित रूप में निम्न शब्दों में ही प्रयुक्त होता है, जैसे 11, योग्य, अयोग्य, भाग्य, आरोग्य आदि। इसके अलावा क्या होता है, जो ज्ञान वाला है उसी का प्रयोग करना सही होता है, जैसे ज्ञान, अज्ञात, यज्ञ, विशेषज्ञ, विज्ञान आदि। दोस्तों हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख 4 सोपान है, सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसकी प्रधान विशेषता है कि यह जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। अतः शब्द को लिखने से पहले उसकी स्वर ध्वनि को समझकर लिखना जरूरी होगा। यदि ए की ध्वनि आ रही है तो उसी की मात्रा का प्रयोग करें, ऊ की ध्वनि आ रही है तो ऊ की मात्रा का प्रयोग करें। दोस्तों कुछ छोटी छोटी बातों से को ध्यान में रखकर आप गलतियों से बच सकते हैं और शब्द के अर्थ के अनर्थ को होने से बचा सकते हैं। इसी पर हम आगे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी, हम उसमें फर्क आपको बताएंगे। अधिक से अधिक शब्दों को हम बताएंगे कि कैसे हम अशुद्ध रूप में लिखते हैं और उसका शुद्ध रूप क्या है। उसके लिए दोस्तों आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा और जानते रहिए हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों के बारे में, अपनी जानकारी को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।